नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर केदारनाथ से, जहां पर मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है, जिसकी वजह से अभी तक केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हो पाई है। केदारनाथ धाम और केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम के लिए हेली यात्रा शुरू होगी। गुरुवार को 21 तीर्थयात्रियों ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर केदारनाथ धाम में दर्शन किए। आपको बता दें, सरकार हेली टिकटों में 25% की सब्सिडी दे रही है। संदीप प्रसाद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अभी कैसा है केदारनाथ में मौसम, और हेली सेवा बताया जा रहा है शुरू हुई और उस पर छूट भी दी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो विगत बुधवार को जो वहां पे फ्लड आया था, उसके बाद लगातार वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा शुरू करने के आदेश दिए थे और पिछले 3 दिनों से वहां पे हवाई सेवा शुरू हो रही है। लेकिन पहले दिन वहां पे हवाई सेवा नहीं चल पाई क्योंकि लगातार केदार घाटी में बारिश है, केदारनाथ धाम में बारिश है। कल 21 लोगों ने वहां पे दर्शन किए क्योंकि सुबह के समय लगभग 2 घंटे मौसम सही रहा और 21 लोगों ने दर्शन किए और उन्हें वापस भी लाया गया था उन्हीं हेली से। लेकिन आज सुबह फिर वहां पे बारिश हो रही थी और इस बीच ये 3 हेली वहां पे चले हैं, जिनसे लगभग 15 से 16 यात्री वहां पे पहुंचे। लेकिन उसके बाद फिर से वहां पर मौसम खराब बताया जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि केदारनाथ का जो एरिया है वो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, लगातार वहाँ पे कोहरा छाया रहता है और उससे भी जो हेली है उनके लिए दिक्कत होती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है सबसे अधिक। तो इसलिए रिस्क भी होता है कि अगर कोहरे में अगर हेली चलते तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है। तो इसलिए सोच समझ कर ही वहाँ पे कंपनियां उड़ान भर रही है। और तो आज भी लगभग 15 से 16 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और लगातार सबसे बड़ी बात ये भी अपडेट दे दूं आपको कि जो आपदा के बाद वहां पर जो रास्ते टूटे हैं, जो पैदल मार्ग हो या सड़क मार्ग, उन पे भी लगातार कार्य जारी है। और सरकार का और जिला प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस ये है कि किस तरीके से पैदल यात्रा को शुरू किया जाए, घोड़े खच्चरों को शुरू किया जाए, ताकि वहां पर जो यात्रा है वो कंटिन्यू चलती रहे। जी ठीक है, तो यानी कि फोकस इसी पर है कि कैसे जल्द से जल्द यात्रा को शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया संदीप प्रसाद, तमाम जानकारी के लिए आपका। केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से चलाने का भले ही ऐलान हो चुका हो, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें मुश्किलें आ रही हैं। सरकार की तरफ से हेली टिकटों पर 25% छूट दी गई है, तो पैदल रूट पर भी तेजी से काम जारी है। उम्मीद यह है कि मौसम के ठीक होते ही यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ेगी। इकतीस जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा से छोटी लिंचोली, भीमबली, रामबाड़ा समेत करीब 10 जगहों पर पैदल रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड मोटरमार्ग पर 3 जगह लैंडस्लाइड के चलते रोड ही वॉश आउट हो गई। साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल रूट भी जबरदस्त प्रभावित हुआ है। अब सभी तीर्थयात्रियों को निकालने के बाद हवाई रूट से केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं पैदल रूट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी का भी कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो जल्द सब कुछ ठीक होगा। जल्दी से जल्दी यात्रा को चलाना हमारी प्राथमिकता है। हेली के माध्यम से यात्रा शुरू हो गई है और इसके बाद जो पैदल यात्रा है वो उसको चलाने के लिए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण से कई बार काम होने में दिक्कत हो रही है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मौसम जैसे ही ठीक होता है युद्ध स्तर पर काम होगा, सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी यात्रा करें। केदारपुरी की आपदा में सड़क निर्माण के लिए और आपदा में बहे 2 पुल तैयार करने के लिए आर्मी की मदद ली गई है, जिससे पैदल रूट बनाने का सामान भी ले जाने में आसानी हो। सरकार ने सभी विभागों को पैदल रूट खोलने के लिए 15 दिन का टारगेट दिया है। पहली प्राथमिकता हमारी कवर हो चुकी, जहाँ पे लोगों को सकुशल निकालना था। अब सेकंड प्राथमिकता हमारी यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने का है। कोशिश हमारी यही है कि 10 से 15 दिन का हमने समय दिया है अधिकारियों को, सारे हमारे, चाहे वो कमिश्नर गढ़वाल हो, हमारे PWD सचिव हैं, हमारे आपदा सचिव, 12 से 15 दिन का हमने समय दिया है कि जल्द से जल्द जो यात्रा मार्ग है उसको ठीक किया जाए। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रियों को सुरक्षित निकालना चुनौती थी, जिसे पूरा कर लिया गया और अब जल्द से जल्द रास्तों को ठीक करके केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट को चालू करने पर फोकस है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और कहा कि उत्तराखंड खुले बाजार से
हर साल 1000 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। उत्तराखंड लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा और भागीरथी में 50% बनाई जा चुकी 7 परियोजनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि इनके निर्माण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियां धौली गंगा, गौरी गंगा समेत गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास के लिए अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के रास्ते में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने का आग्रह किया। दिल्ली दौरे से पहले देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की 2 नदियों को चिन्हित करने और फिर से उनको जीवित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इनमें से एक नदी गढ़वाल मंडल और एक नदी कुमाऊं मंडल से चुनी जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि जंगल की आग को देखते हुए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं, इसमें लोगों की भी मदद ली जाए। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों के रोजगार पर भी फोकस किया जाए। विभाग हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज हम जलागम के अंतर्गत जो सारा का गठन किया गया है, उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, धारे, नौले, काड़, गधेरे, उन सब का फिर से उनको रिचार्ज किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बड़ा कदम बताया है और कहा है कि बहुत सारी संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध का काम करता है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड में अवैध कब्जे को लेकर अभियान चलाया था और बरसात के बाद इसे फिर से चालू किया जाएगा। अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि बहुत सारी संपत्तियां उसमें हड़पी जा रही हैं। बहुत सारे मामले इस प्रकार के विवादित आए थे और संसद में अभी बिल आने से, जब भी बिल पारित होगा तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगेगी। कि इस समय बरसात मानसून होने के कारण से अभी इस मानसून के बाद फिर से ये अभियान चलेगा। अभी तक 5,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। दिल्ली में गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मीटिंग ली गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने निकाय चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही संगठन की प्लानिंग और केदारनाथ उपचुनाव पर भी मीटिंग में चर्चा की गई। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के निर्देशों पर काम किया जाएगा। तो आसन्न निकाय के चुनाव है, उसके संबंध में संगठन को उन चुनाव में किस प्रकार से कार्य करना है, इसके संबंध में, और केदारनाथ जो उपचुनाव है इसके संबंध में जो उनके निर्देश हैं, उन निर्देशों से निश्चित रूप में उत्तराखंड की कांग्रेस, हमारी पार्टी लाभान्वित हुई है और उनके ये निर्देश निश्चित रूप में हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिन लक्ष्यों को हमें निर्धारित करने के लिए कहा गया है। आपदा को लेकर धामी सरकार की केंद्र से विशेष पैकेज मांग की तैयारी कर रही है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि उत्तराखंड में आपदा से बहुत नुकसान हुआ है और इसके लिए केंद्र को विशेष पैकेज देना चाहिए। इसके साथ ही महरा ने कहा कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य में आपदा के मानकों में बदलाव करना चाहिए। केवल केदारनाथ में आपदा नहीं है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, टिहरी में आपदा आई है, 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा धारचूला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कपकोट बागेश्वर क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत नुकसान है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जोशीमठ पहले ही बर्बाद पड़ा हुआ है और 1 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार ने जो आपदा के लिए पैसा दिया था वो जोशीमठ के लिए भी पूरा नहीं है। तो ऐसे में पूरे स्टेट को, जो आपदा से ग्रसित स्टेट है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है। गंगोत्री धाम में कुछ लोग डीजे बजाकर झूमते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गंगोत्री धाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में शासन से निर्देश पर डांस रील बनाने पर पाबंदी है।
बावजूद इसके मंदिर के पास इस तरह से डांस से पुरोहितों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। धाम में भजन कीर्तन चलता है, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। महेंद्र भट्ट के द्वारा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गठित समिति ने बृहस्पतिवार को जहां पर उत्तरकाशी जिले के रमुना घाटी क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, तो वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान शामिल थे। मीडिया से बातचीत में चौहान ने बताया कि अतिवृष्टि से दुकान, घर, सड़क, खेत और खलिहान को जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार और संगठन को दी जाएगी। आपदा आई है और क्या क्या नुकसान हुआ है और आगे हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और कितनी क्षति हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक उच्च स्तरीय कमेटी अलग अलग जिलों में बनाई गई है। उसी के तहत संगठनात्मक कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपदा का आकलन तैयार करके यहाँ पर क्या क्या समस्या हैं, आपदा प्रभावितों की क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करके हम अपने संगठन को और सरकार को सौंपेंगे। कर्णप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से बहुगुणा नगर में भूधंसाव से प्रभावित लोगों से मुलाकात की गई और इस दौरान प्रभावितों ने धन सिंह रावत को ज्ञापन देकर विस्थापन की मांग की। इसके साथ ही प्रभावितों ने कहा कि बरसात के मौसम में सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारा विस्थापन नहीं हो पाया है। धन सिंह रावत ने डीएम चमोली को फोन पर प्रभावित परिवारों को कहीं और शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी जिले के थलीसैंड क्षेत्र के जैतीडांग क्षेत्र में बीते माह बादल फटने से हुए नुकसान का खामियाजा ग्रामीण अब भी भुगत रहे हैं। हाल यह है कि यहां पर बीमार मरीजों का डंडी कंडी के सहारे ग्रामीण कंधे पर लाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर इलाज करवाते हैं। दरअसल गांव को जाने वाले मार्ग आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लिहाजा ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाते हैं। गांव वालों का कहना है कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग, पैदल रास्ते और पुलिया को दुरुस्त कराया जाए। इस मांग के साथ गांव में स्वास्थ्य सेवा की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद मिल पाए। वहीं बाधित सड़कों को ठीक किए जाने, पैदल पुलिया निर्माण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। डांग इलाके में काफ़ी आपदा के कारण काफ़ी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी रोड हमारी ख़राब हो गई है। कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जैती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूं कि वहां की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। टिहरी के बुढ़ाकेदार क्षेत्र में 27 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई जगहों पर रोड पूरी तरह बर्बाद होने के चलते पेसवान, जखाना, गेमली, कोट गांव का संपर्क कट गया है। वहीं अभी तक पिछवाड़ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन राशन और दवाइयां इन क्षेत्रों में पहुंचा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और रोड टूटने के चलते बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर को क्षेत्र तक पहुंचाना और बिजली व्यवस्था सुचारू करना विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बिजली सुचारू कर दी गई है। कोटद्वार से सटे उत्तर प्रदेश के बगनाला, शाहजहांपुर, प्रेमनगर समेत कई गांव के किसान इन दिनों जान का जोखिम उठाकर कोटद्वार पहुंच रहे हैं। दरअसल सनेह इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खो नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ही नजदीक का सबसे अच्छा बाजार है, जहां पर वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। लेकिन खो नदी के उफान पर आने के चलते किसान अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर उत्तराखंड में सब्जियां लाते हैं। खेतों में अपनी मेहनत बर्बाद ना हो, इसके लिए सिर पर सब्जियों के कट्टे रखकर
उफनती हुई नदी को पार किया जाता है। किसान कोटद्वार पहुंचते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तमन्ना भैया जीवन मुश्किल पड़ गया। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है? प्रेमनगर भूमिनान गांव से आ रहे हैं जी। हाँ, कोटद्वार जा रहे हैं। तो रोज इसी तरीके से रोजाना ऐसे हालात बुरे हैं। पानी जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन रुक जाना पड़ा, नहीं निकलना पड़ा भैया जी। ज्यादा बुरा हाल है, क्या करें। उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट गहरा रहा है, जहां पर अगले 5 दिन भारी बारिश होने वाली है, लेकिन ठीक उसके बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मॉनसून सीजन में 1 जून से अब तक करीब 2 महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मॉनसून के उत्तराखंड की ओर शिफ्ट होने से बारिश की रफ्तार भी तेज होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 9 और 10 अगस्त को देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, यूएस नगर और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में बारिश सामान्य होगी। इसके बाद 11 अगस्त से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। बागेश्वर, चमोली, देहरादून में भारी बारिश, तो वहीं नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और उत्तरकाशी में भी। राज्य में 15 से 20 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखेंगे फिर जो पूरा फ्लो एक तरह से ऊपर आ जाता है फुटहिल के अलोंग जो है, और बे ऑफ बंगाल साइड से भी फ्लो आएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर उस समय 15-16 के बाद जो 15-16 से आप देखेंगे जो एक्टिविटी है वो थोड़ी और बढ़ेगी। तो वेरी हैवी रेन से 15-16 से, और पूरे राज्य में अच्छी बारिश जो है हल्की से मध्यम से ज्यादातर जगहों में मिलना जो है, तो इस तरह की स्थिति वो दिख रही है। अब तक इस सीजन में बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है, जबकि पौड़ी जिले में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में अगले 10 से 12 दिन प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, तो वहीं नदी नालों पर भी उफान आ सकता है। इसे लेकर पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में पानी के मीटर बने सरदर्द। पानी के बिलों से लोग परेशान हो गए हैं। पानी की कटौती जारी है, बिल काफी भारी आ रहा है और नैनीताल शहर में लगे 9000 पानी के मीटर। पानी के मीटरों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जल संस्थान भी इन मीटरों से परेशान हो गए हैं। शासन को मीटर बदलने के लिए पत्र भी लिखा गया है। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी और अगस्त क्रांति की प्रमुख गवाह भी ये जेल रही है, जहां पर नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानी रहे। और इस जेल को अभी तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है, जिससे लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही है। आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ की जेल में प्रमुख आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस जेल में बंद रहे। नेहरू ने अपनी बुक मेरी आत्मकथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे हैं। नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन जेल के नेहरू वार्ड में आज भी रखे हैं। इस ऐतिहासिक जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, दुर्गा सिंह रावत, सैयद अली जहीर, आचार्य नरेंद्र देव, सरला बहन, बिस्नी देवी आदि यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। नेहरू वार्ड को कई सालों से पर्यटकों के लिए खोलने की योजना वर्षों से फाइलों में दौड़ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस जेल को लंबे समय से राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ के विधायक ने एक बार फिर से इसे स्मारक बनाने की मांग की है। पुनः हमारी मांग है कि वास्तव में उसके राष्ट्रीय उसके महत्व को देखते हुए उन महापुरुषों की स्मृति में उसको निश्चित रूप से सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और एक भव्यता के साथ भविष्य में उस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए।
आजादी से जुड़ी इस ऐतिहासिक जेल को एक पर्यटक स्थल बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन ना तो ये जेल स्मारक बन सकी और ना ही इसके नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोला जा सका। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के घायल लोग सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे और इस दौरान आरोप ये है कि एक डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी। मामले का संज्ञान सीएमएस ने लिया और जांच के बाद कार्रवाई की भी बात कही गई है।